See in the graph now we can discuss here for ideal solutions and non-ideal solution. ये आपको क्लियर है ना, डेविएशंस जो आपके होते हैं इसका रीजन क्या होता है, इंटरेक्शन फोर्सेस। अगर हमारे सारे इंटरेक्शन फोर्स ए के बीच में, ए बी के बीच में और बी के बीच में सिमिलर होते हैं, उस केस में क्या होता है, सोल्यूशन विल ओबे राउल्ट्स लॉ। मींस इन दिस केस एट एनी टाइम पीटी विल बी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, दैट इज सेम एज पी ए प्लस पी बी। लेकिन क्या होता है, ये होता है आइडियल सॉल्यूशन में ग्राफ होता है, इक्वेशन है। पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है, अगर इंटरेक्शन वीक होंगे, अगर हम दो लिक्विड को मिक्स करते हैं और क्या होता है, मिक्स करने के बाद जो इंटरेक्शन वीक बनते हैं, अगर आपके इंटरेक्शन वीक होंगे तब क्या होता है, देन दे हैव डेविएशंस, पॉजिटिव डेविएशंस मिक्सचर के अंदर। और अगर मिक्सचर में होंगे हमारे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस, तो क्या बनता है, the solution in that case will show this kind of deviations called as negative deviations. Got it? Yes. अब आते हैं इसका जो डिफरेंस हो गया, अब आते हैं ग्राफ। ग्राफ कैसे आपको देखने को मिलेगा इन दोनों सॉल्यूशन के लिए। हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वेपर प्रेशर वर्सेस, ये आपका होगा वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। देखो यहाँ पे दो हम एक्सट्रीमेंट लेंगे, यहाँ पे क्या होगा, ये एक्सट्रीमेंट पे क्या होता है, ये हमारा इक्वेशन है, यहाँ पे हमने लिखा एक्स ए इज इक्वल टू 1, तो एक्स भी 0 होगा बिकॉज एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो अगर एक्स ए 1 होगा, एक्स बी 0 होगा, तो हम क्या बोलेंगे इस कंडीशन में, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। एक्स ए 1 का मीनिंग क्या है, पी टोटल सेम एज पी नॉट ए। ये आपका ग्राफ होगा पी ए के लिए, ये पी बी का ग्राफ होगा, पी बी का मीनिंग पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट ए एक्स ए पी ए, और ये पी टी का, पी टी कितना होगा, पी ए प्लस पी बी एट एनी टाइम। तो अगर हमने बोला कि इस पॉइंट पर जहां पर हमारा क्या है, एक्स ए इज इक्वल टू 1 होगा, उस पॉइंट पर पी टोटल इज सेम एज पी नॉट ए, एक्सट्रीम लेफ्ट में। फिर यहां से यहां तक क्या होता है, एक्स बी कीप ऑन इंक्रीजिंग, यहां से यहां तक क्या है, एक्स बी कीप ऑन इंक्रीजिंग। यहाँ पे क्या हुआ, एक्सट्रीम राइट साइड पे जहां पर एक्स ए 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर एक्स बी 1 होगा तो ये टर्म एक्स से 0 होने पर क्या होता है, ये 0 होगा पूरे टर्म, तो एक्स बी 1 होने से क्या होगा, पी टोटल इज सेम एज पी नॉट बी, सिंपली एक्स बी 1 होने से। तो ये आपका होगा ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब अगर हमने बोला कि ये पी ए मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ग्राफ आएगा मिक्सचर में, ये पी बी का ग्राफ होगा। अगर एक लाइन खींचने गए किसी एक पॉइंट पर, सपोज ये हमने लाइन खींच दिया, इसमें ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, तो हम क्या बोलेंगे इस इक्वेशन में, जो ए बी का जो हाइट होगा वो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। इन दिस केस पी ए विल बी हाउ मच, ए बी, और पी बी कितना होगा इस केस में, ए सी, और ये ए डी क्या होगा इसमें, दैट इज पी टी, पी टी विल बी सिंपली ए डी। देखो ना ए डी कितना होगा इस पर लेंथ वाइज, ये होगा ए बी प्लस ए सी, मतलब पी टोटल कितना होता है, ए बी कितना है आपका इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए सी कितना है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो किसी भी पॉइंट पर क्या मिलता है, वी गेट टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, वी गेट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर एट एनी टाइम। तो अगर हमें ग्राफ में ये पी ए है, ये पी बी होगा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू पी टोटल एट एनी टाइम, कोई भी पॉइंट ले लीजिए। आई होप यू गॉट द मीनिंग। Yes, sir. अगर हम आते हैं बाकी सॉल्यूशन के ग्राफ में, तो अगर हमारा सॉल्यूशन होगा आइडियल पॉजिटिव डेविएशन वाला, तो यहाँ पर क्या होता है, ग्राफ ड्रॉ जब करते हैं तो कैसे ग्राफ मिलेगा, ये होता है डैश डैश लाइन जो ड्रॉ किया है, इट इज एक्सपेक्टिंग दैट सॉल्यूशंस आर आइडियल टाइप, तो ग्राफ मिलता है। लेकिन सॉल्यूशन आइडियल नहीं है, तो ये होगा पी ए, पी नॉट ए, पी नॉट बी, ये एक्स भी आपका इंक्रीज होगा, बाकी सब सेम है, एक्स से एक्स भी सेम होगा,
और ये होगा पीटी, पीटी कितना है, मोर देन पी ए प्लस पीबी। ये होगा इस ग्राफ के लिए, इसके ग्राफ के लिए। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं फॉर सॉल्यूशन हैविंग नेगेटिव डेविएशन तो कैसा ग्राफ मिलेगा, पी नॉट ए, पी नॉट बी, और ये होगा ऐसे ग्राफ के, ये पीटी का ग्राफ होगा, पीटी इज लेस देन पी ए प्लस पीबी, पीबी का ग्राफ होगा, पी ए का ग्राफ होगा। यहाँ भी एक्स भी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये सब सेम है, बाकी एक्स से एक्स बी का जो लिखा है वो सब सेम ही है, तो एक ही लिखा वहाँ पे एक्स भी बढ़ रहा होगा तो एक्स से कम हो रहा होगा, सिंपल चीजें हैं। तो ये हमारे ग्राफ होंगे सॉल्यूशंस के लिए विच आर आइडियल और नॉन आइडियल में दो पॉसिबिलिटी था कि नॉन आइडियल में क्या है, सॉल्यूशन है पॉजिटिव डेविएशन, और सेकंड क्या है, नॉन आइडियल में सॉल्यूशन हैविंग नेगेटिव डेविएशन। अगर क्वेश्चन पूछता है, सपोज क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स, तो आपको ग्राफ तक लिखना पड़ेगा आंसर को। एग्जाम्पल में आपको सारे एग्जाम्पल देने का रिक्वायरमेंट नहीं है, एटलीस्ट राइट 1-2 एग्जाम्पल इच सफिशिएंट होता है। हो गया, हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ ग्राफ का, मतलब ये हुआ डिफरेंसेस ऑफ सॉल्यूशंस आइडियल एंड नॉन आइडियल। सिंपल मीनिंग होता है आइडियल का मीनिंग दे ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंपोजिशंस, कोई भी कंपोजिशन हो, और यहाँ पर क्या है नॉन आइडियल में दे विल नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, ये बेसिक डिफरेंस होता है। अब एक टॉपिक यहाँ पे टर्म आता है एजोट्रोपिक सॉल्यूशन। ये कहता है टर्म एजोट्रोपिक सॉल्यूशन और एजोट्रोपिक मिक्सचर, वो क्या होते हैं थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। अगर हमारा सॉल्यूशन एजोट्रोपिक होता है तो क्या होगा, एक टर्म आता है एजोट्रोपिक मिक्सचर, एजोट्रोपिक मिक्सचर, इसको हम और भी बोलते हैं, वी कैन आल्सो कॉल इन शॉर्ट एजोट्रोप सिंपली, और आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। इसका मीनिंग क्या होता है, तो ये क्या है, बेसिकली सॉल्यूशन होता है दो कंपोनेंट का, दो लिक्विड्स का, इट इज मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, इट इज ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स which undergoes evaporation without change in composition, which undergo evaporation
विदाउट चेंज इन कंपोजिशन। इसका मीनिंग क्या होता है? दैट इज द मोल फ्रैक्शंस ऑफ टू कंपोनेंट्स, मोल फ्रैक्शंस ऑफ टू कंपोनेंट्स और लिक्विड्स remain same in liquid and vapor phase, liquid and vapor phase on evaporation and condensation अगेन एंड अगेन। तो इसका मीनिंग क्या होता है? व्हेन मोल फ्रैक्शन रिमेन सेम देन टोटल वेपर प्रेशर रिमेन सेम। तो सिंस मोल फ्रैक्शन विल रिमेन सेम, तो क्या हुआ इसका मीनिंग? देन टोटल वेपर प्रेशर रिमेन सेम। इसका मीनिंग क्या होगा? The boiling point of mixture remains same. For this reason it is called constant boiling mixture also. देखो इसका मीनिंग क्या है कि मान लो हमारे पास हमने लिया लिक्विड मिक्सचर ले लिया, ए और बी का मिक्सचर ले लिया, इसमें ए है और बी है, दो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन एक्स ए है, इसका मोल फ्रैक्शन एक्स बी है, और आपको दिया है पी नॉट ए एंड पी नॉट बी आर नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है। तो होता क्या है? व्हेन दिस मिक्सचर इवापोरेट, तो हम क्या करते हैं? व्हेन मिक्सचर इवापोरेट वी कैन टेक ऑल द वेपर एंड कंडेंस टू फॉर्म ए न्यू लिक्विड। सपोज मिक्सचर अगेन इवापोरेट, अगेन कंडेंस फॉर्म नेक्स्ट लिक्विड, अगेन सपोज मिक्सचर इवापोरेट। तो अगर हम इसमें देखते हैं, आपको याद होगा हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि अगर हम सोल्यूशन आइडियल होता है तो क्या होगा? फॉर आइडियल सोल्यूशन जो मोल फ्रैक्शन यहाँ पे सपोज एक्स है, एक्स पे मोल फ्रैक्शन यहाँ पर है, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या होगा? वाई ए एंड वाई बी। सपोज आई एम राइटिंग ओनली ए, जितना बचेगा वो बी का होगा। तो व्हेन कंडेंस, ये क्या होता है? वेपर को कंडेंस किया, लिक्विड बना, तो इसमें तो मोल फ्रैक्शन आपका वाई ए रहेगा। व्हेन दिस मिक्सचर अगेन इवापोरेट, तो मिक्सचर क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इज वाई ए डैश। व्हेन दे कंडेंस mole fraction remains same in liquid phase and this vapor. When again this evaporate, तो क्या होगा? mole fraction YA डबल डैश। यहाँ पर P नॉट A और P नॉट B डिफरेंट है। इसका मीनिंग क्या है? हर स्टेप के बाद मोल फ्रैक्शन चेंज होगा लिक्विड और वेपर फेज में। कब होता है? अगर सोल्यूशन आइडियल होगा तो अगर हम बोलेंगे फॉर आइडियल सोल्यूशन, अगर P नॉट A और P नॉट B इक्वल नहीं होंगे तो क्या बोलेंगे? यहाँ पे XA is not equal to XB, XA is not equal to YA is not equal to YA dash is not equal to YA डबल डैश। और B के लिए भी सेम कहानी रहेगी कि XB is not equal to YB, YB is not equal to YB dash और YB डबल डैश। ये तो होता कब? सोल्यूशन अगर आइडियल होगा तो। लेकिन हमने क्या बोला? अगर सोल्यूशन एजोट्रॉपिक है तो क्या होता है? इट इज ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड व्हिच अंडरगो इवापोरेशन विदाउट चेंज इन कंपोजिशन। मतलब क्या होगा? जो मोल फ्रैक्शन यहाँ पर है, अगर हम बोलते हैं सोल्यूशन होगा एजियोट्रॉप, और फॉर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होगा? मोल फ्रैक्शन XA विल बी इक्वल टू YA इक्वल टू YA डैश इक्वल टू YA डबल डैश। और इफ यू टेक B का मोल फ्रैक्शन, जितना लिक्विड फेज में है उतना ही मोल फ्रैक्शन होगा वेपर फेज में, और उतना ही फिर से आएगा कंडेंस करने के बाद, फिर से इवापोरेट करने पर। ये क्या होता है? यही आपका मीनिंग होता है किसका? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का। क्या लिखा है? द मिक्सचर विच अंडरगो इवापोरेशन विदाउट चेंज इन कंपोजिशन। मतलब क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ टू कंपोनेंट्स रिमेन सेम इन लिक्विड एंड वेपर फेज ऑन इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन अगेन एंड अगेन। सिंस मोल फ्रैक्शन विल रिमेन सेम, तो Pt विल रिमेन सेम। Pt क्या होगा? P नॉट XA प्लस P नॉट B XB। तो Pt विल रिमेन सेम, the boiling point will remain same. So for this reason it is also called as constant boiling mixture. So it is also called constant boiling mixture. बुझला? Yes, sir.
अब आते हैं हमारे कौन से लिख दिया था परसेंट। तो कौन से लिक्विड होते हैं विच कैन फॉर्म एजोट्रॉप मिक्सचर, विच काइंड ऑफ मिक्सचर इन सॉल्यूशंस कैन फॉर्म एजोट्रॉप मिक्सचर। इसको समझने ट्राई करते हैं। देखिए आइडियल सॉल्यूशंस नेवर फॉर्म एजोट्रॉपिक मिक्सचर। अगर नहीं लिखा है तो कैन सी द फोटोग्राफ, यू कैन राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, सॉल्यूशन जो आइडियल होते हैं दे विल नेवर फॉर्म एजोट्रॉप मिक्सचर। आइडियल सॉल्यूशंस नेवर फॉर्म्स एजोट्रॉपिक मिक्सचर। ओनली नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कैन फॉर्म एजोट्रॉपिक मिक्सचर। और वो भी क्या होता है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ओनली कैन फॉर्म एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और वो भी कब होता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और वो भी कब होता है, नॉट एट एनी कंपोजिशन, एट ए पर्टिकुलर कंपोजिशन, एट ए पर्टिकुलर कंपोजिशन, एट ए पर्टिकुलर कंपोजिशन। Non-ideal solutions only can form azeotropic mixture at a particular composition। जैसे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल if we take a non-ideal solution showing positive deviation, showing positive deviation will form एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। कब बनता है, will form azeotropic mixture at the point of highest in vapor pressure। क्या होता है, at the point of highest in vapor pressure or lowest in boiling point, lowest in boiling point। इसको क्या होते हैं, मैक्सिमम वेपर प्रेशर और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। इसको होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसका मीनिंग क्या होता है, इट मीन्स at this composition, the vapor pressure of mixture is more than that of pure A or B, and boiling point will be lower than pure A and pure B, pure A और B। सिंपल है, देखो बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन क्या होता है, वेपर प्रेशर से प्रोपोर्शनलिटी इज इनवर्स। कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है डिफरेंट मिक्सचर का, ये आपका मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, मतलब आपको दे रहा हूँ फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स, कि जिसका वेपर प्रेशर हाई होगा उसका मीन्स क्या, टेंडेंसी ज्यादा होगा लिक्विड का वेपर फेज में जाने के लिए, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। द लिक्विड जब हाई वेपर प्रेशर विल हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड वाइस वर्सा। तो एक तो ये बनता है केस है। सेकंड आता है सिमिलरली ए सॉल्यूशन is non-ideal, obviously, with negative
डेविएशन फॉर एजियोट्रॉप एट द पॉइंट ऑफ, क्या होता है पॉइंट ऑफ हाईएस्ट इन वेपर प्रेशर, सॉरी लोएस्ट इन वेपर प्रेशर और हाईएस्ट इन बॉइलिंग पॉइंट। इसे क्या बोलते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर, इट इज कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर। मीनिंग आपको लिख नहीं रहा हूं बार बार फिर से, यहाँ पे उसका मीनिंग सेम होता है कि इस पॉइंट पर क्या होता है, वेपर प्रेशर जो होगा मिक्सचर का कम होगा, विल बी लेस देन प्योर ए और प्योर बी, और वेपर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर इज हायर देन दैट ऑफ प्योर ए एंड प्योर बी। गॉट इट? लेट अस एक्सप्लेन मैथमेटिकली, इसका कैसे ग्राफिकली समझाते हैं कि कैसे इसको समझ सकते हैं हम। एक्चुअली इतना ही जानना आपके लिए जरूरी है, वैसे तो है, इतना अगर पता है तो सफिशिएंट है। लिख दिया? ओके, अब आते हैं इसको ग्राफिकली समझने के लिए। अगर हमको समझना है एजियोट्रॉप का समझना है बिहेवियर, तो हमको समझना पड़ेगा इसमें बिहेवियर ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन फर्स्ट इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोल फ्रैक्शन ग्राफ। मैंने फोटो भेजा नहीं भेजा इसका? तो अगर हम ग्राफ समझते हैं पहले आइडियल सॉल्यूशन का, ऑलरेडी इसको मैं आपको समझा चुका हूं ग्राफ को, वेपर प्रेशर वाला ग्राफ, फिर भी एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्योंकि लिंक आपको ना आना चाहिए तभी समझ सकते हो प्रॉपर्टी रीजनिंग क्या है इसका। ग्राफ पूछता है क्वेश्चन में, तो अगर हमारा सॉल्यूशन होता आइडियल तो कैसे ग्राफ मिलता है? इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। ठीक, अज्यूम सब स्ट्रेट लाइन से कर कुछ नहीं है। ये आपका होगा पी नॉट ए, ये होगा पी नॉट बी, और ये होगा एक्स भी आपका बढ़ेगा इस डायरेक्शन में एक्सट्रीमेंट पर। मतलब ये आपका पी ए का ग्राफ था, ये पी बी में होता है, ये होता है पी टोटल। कितना होगा पी टोटल? पी ए प्लस पी बी। पी ए पी बी क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर्स हैं ए और बी का। गॉट इट? यहाँ पे क्या होता है, किसी भी पॉइंट पर आप देखते हैं मिक्सचर का कितना होगा टोटल वेपर प्रेशर, इट इज ऑलवेज मोर देन ए बट बिलो बी। कहीं भी ऐसा नहीं कि मिक्सचर का जो वेपर प्रेशर है इससे भी ज्यादा हो या इससे कम हो, कहीं नहीं आता है। एक्सट्रीम एंड क्या होते हैं, यहाँ पर x से 1 होता है तो p टोटल इज सेम एज p नॉट है, या एक्सट्रीम राइट में क्या होता है, जब यहाँ पे x भी 1 होगा तो क्या होगा p टोटल इज सेम एज p नॉट b। बट किसी भी पॉइंट पर जो मिक्सचर का वेपर प्रेशर है और किसी पॉइंट पर इससे कम है और इससे ज्यादा दिख रहा है, तो मीन्स क्या होता है, इसमें हमेशा जो एक वैल्यू है p टोटल का इससे कम और इससे ज्यादा रहता है। ये ग्राफ इसके लिए है, दैट द ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन।
ये ग्राफ था वेपर प्रेशर का ग्राफ एंड मोल फ्रैक्शन ग्राफ था। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं फॉर बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन, तो ग्राफ कैसे दिखेगा? देखो, जिसका हाइयर वेपर प्रेशर कम है, इसका मीनिंग क्या है? टेंडेंसी कम होगा मॉलिक्यूल्स का टू इवापोरेट टू गो टू वेपर फेज। दैट मींस ए विल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट और बी में क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इसका मतलब ऐसा आपको दिखेगा। ये हुआ टी नॉट ए का ग्राफ, टी नॉट ए और टी नॉट बी। सिंपल पॉइंट है, फॉर डिफरेंट लिक्विड का हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वेपर प्रेशर। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा मतलब क्या है? इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे दो लाइन खींचा हुआ है, इसमें क्या है? जो लोअर लाइन होता है, लोअर लाइन इंडिकेट द लिक्विड फेज कंपोजिशन, लिक्विड फेज में देगा कंपोजिशन, और जो अपर लाइन क्या देगा? वेपर फेज कंपोजिशन। मोल फ्रैक्शन आपको देगा लिक्विड फेज में किसी भी पॉइंट पर, और अपर लाइन देगा मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। अब हम सोल्यूशन लेते हैं किसी एक टी पर। ये हमारा ग्राफ में दिया है एक्स वी, मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा इस डायरेक्शन में। यहाँ पे एक्स वी 0 होता है, यहाँ पे एक्स वी 1 होता है। तो अगर आपका सोल्यूशन लिया हमने इस टी टेम्परेचर पर, तो ये टी पे क्या होगा? सोल्यूशन का ये मोल फ्रैक्शन है बी का लिक्विड फेज में एक्स। तो क्या होगा? सेम टेम्परेचर फॉर बी, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज? एक्स डैश होगा। सिंपल लॉजिक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ज्यादा होगा वेपर फेज में, क्योंकि बी का बॉइलिंग पॉइंट कम है। सिंस बी हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज मोर इन वेपर फेज, मोर इन वेपर फेज। तो इसमें दो स्टेप इन्वॉल्व हुए। एक स्टेप देखोगे ध्यान से, तो लिक्विड से जाते हैं वेपर फेज में, इसे क्या बोलेंगे प्रोसेस को? इट इज कॉल्ड इवापोरेशन प्रोसेस, है ना? इवापोरेशन प्रोसेस। और यहाँ पे क्या है? वेपर विल कंडेंस। ऑन कंडेंसेशन प्रोसेस मोल फ्रैक्शन विल नॉट चेंज। इवापोरेशन में मोल फ्रैक्शन चेंज होता है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा वेपर फेज में। बट जब कंडेंस करते हैं वेपर को, तब क्या होता है? वेपर फॉर्म लिक्विड, इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन प्रोसेस। तो क्या होता है? ड्यूरिंग कंडेंसेशन प्रोसेस मोल फ्रैक्शन विल रिमेन सेम। अगेन हमने सपोज मिक्सचर को इवापोरेट किया, फिर से कंडेंस किया, फिर से इवापोरेट किया, फिर से कंडेंस किया, तो क्या आपको मिलेगा? हर एक स्टेप के बाद जो बी का मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में बढ़ रहा है। देखो, पहले आपका मोल फ्रैक्शन था लिक्विड फेज में एक्स, बी का कम है। जब हमने लिया वेपर फेज में, तो कितना इसका मोल फ्रैक्शन हुआ? एक्स डैश हो गया। कंडेंस करने पे मोल फ्रैक्शन सेम रहता है। फिर अगेन इवापोरेट किया, अगेन कंडेंस किया। ये था फर्स्ट कंडेंसेट, सेकंड कंडेंसेट, थर्ड कंडेंसेट। तो क्या हुआ? 3-4 स्टेप के बाद जो वेपर बनेंगे किसके बनेंगे? ऑफ ओनली प्योर बी। तो आफ्टर 3 और 4 स्टेप वी विल गेट वेपर ऑफ प्योर बी ओनली। एंड हर स्टेप में क्या हो रहा है? बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है वेपर फेज में। तो क्या हुआ? जो लिक्विड बचेगा उसमें मोल फ्रैक्शन किसका बढ़ेगा? ए का। टोटल मास सेम है ना। अगर बी का अमाउंट ज्यादा जाएगा वेपर फेज में, तो जो लिक्विड बचेगा उसके अंदर मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा ए का। समझ आ रहा है कि नहीं पॉइंट ये वाला? तो ये सोल्यूशन क्या होता है? यहाँ पे देखो ग्राफ में किसी भी पॉइंट पर ऐसा नहीं है कि मोल फ्रैक्शन ए और बी का सेम हो रहा हो। हर एक स्टेप पर या स्टेप के बाद जो मोल फ्रैक्शन वेरी हो रहे हैं, केवल एक्सट्रीम को छोड़ के। जब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन वेपर में बनता है केवल प्योर बी आएगा वेपर फेज में, तो लिक्विड जो बचेगा वो प्योर ए होता है। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ लिक्विड बाय सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका अमाउंट ज्यादा जाएगा वेपर फेज में, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका अमाउंट ज्यादा रहेगा किसमें? लिक्विड फेज में। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इसको ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।
लिख दिया पूरा? तो ये हुआ सॉल्यूशन। आइडियल में आपको ग्राफ ऐसे मिलता है। अब आते हैं सॉल्यूशन, अब आते हैं एजोट्रॉप के लिए। ये तो कहानी थी दोनों में, कौन से ग्राफ था? ये दोनों ग्राफ थे किसके लिए? फॉर द ओनली आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस नेवर गोइंग टू फॉर्म एजोट्रॉपिक मिक्सचर। सब बच्चे लिख लिए? बाकी बच्चे बोलते कुछ नहीं है, बोला करो यार। ओके, अब आते हैं एजोट्रॉप मिक्सचर में। तो एजोट्रॉप में दो पॉसिबिलिटी था कि सॉल्यूशन आपका नॉन आइडियल होगा। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन सॉल्यूशन ऐसा नॉन आइडियल, और कैसा होगा? नॉन आइडियल एंड हैविंग पॉजिटिव डेविएशन। तो इसमें ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे? मिटाना पड़ेगा, पूरा पूरा मिटा लेते हैं। ये डैश लाइन दिखा रहा है कि व्हेन वी हैव आइडियल टाइप बिहेवियर, तो ऐसा ग्राफ आपको दिखना चाहिए था। तो यहाँ पे पॉइंट आपको दिखेगा ग्राफ में, यहाँ पे क्या दिखता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर इज हाईएस्ट। यहाँ पे यहाँ पे वेपर प्रेशर हाईएस्ट होता है मोर देन पी नॉट बी और पी नॉट ए। इस पॉइंट पर क्या होता है? मिक्सचर इज एजोट्रॉपिक। देखो मिक्सचर कब बनता है एजोट्रॉप? इट इज नॉट रैंडमली कि कहीं भी बन गया एजोट्रॉप। मिक्सचर विल बी एजोट्रॉप एट ए फिक्स कंपोजिशन। मतलब क्या होता है? जहां पर वेपर प्रेशर हाईएस्ट होगा मिक्सचर का, मोर देन पी नॉट ए, और पी नॉट भी दोनों से बड़ा होता है इस पॉइंट पर। ये तो ग्राफ हुआ। इस पॉइंट पर क्या हुआ? सॉल्यूशन विल बी एजोट्रॉपिक मिक्सचर और एजोट्रॉप। अगर हम इसमें देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट वाले ग्राफ में कैसे दिखेगा? ये टी नॉट ए होगा, ये टी नॉट बी ग्राफ होगा। ये ग्राफ कैसे है? डेविएशन पॉजिटिव होता है, तो जहां पर क्या आपने बोला? द मोल फ्रैक्शन इज वेपर प्रेशर हाईएस्ट, बॉइलिंग पॉइंट इज लोएस्ट। इसी को हम बोलते हैं क्या है? इस पॉइंट पर क्या होगा? मिक्सचर विल बी एजोट्रॉपिक मिक्सचर। ये होगा एक्स बी, मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा इस डायरेक्शन में। अगेन यहाँ पे बाकी सबका मीनिंग सेम ही है कि लोअर लाइन इंडिकेट द लिक्विड फेस कंपोजिशन, अपर लाइन इंडिकेट द वेपर फेस कंपोजिशन। अगर आप यहाँ पे लिक्विड को लेंगे, सपोज यहाँ पे सोल्यूशन या टी पर, जो टी लेंगे सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या होगा इस पॉइंट पर? ये हमारा मोल फ्रैक्शन है बी का लिक्विड फेज में, तो क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मोर इन द वेपर फेज कितना हो जाएगा? एक्स डैश। अगेंस्ट यू हैव टू वन स्टेप इवापोरेशन, कंडेंसेशन, अगेन इवापोरेट, अगेन कंडेंस। तो क्या होगा? आपको मिलेगा इसमें स्टेप में एक स्टेज पहुंचता है जहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी बिकम इंडिस्टिंग्विशेबल। क्या होता है? इस पॉइंट पर एक ही पॉइंट होता है। इसका मीनिंग क्या है? यहाँ दो लाइन है ही नहीं बिल्कुल भी। इसका मीनिंग क्या होता है? इस पॉइंट पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी क्या होगा? इक्वल हो जाता है। तो इसी पॉइंट पर जहां पर ए और बी का मोल फ्रैक्शन इक्वल होगा, इसके बाद अगर हम इवापोरेट करते हैं, कंडेंस करते हैं, इवापोरेट करते हैं, कंडेंस करते हैं, मोल फ्रैक्शन विल नॉट चेंज। अगर आपका सोल्यूशन अपने यहाँ पे यहाँ लेंगे तो भी सेम कहानी, एक पॉइंट पहुंचेगा मिडिल में। मिडिल में नहीं होता है, कहीं भी हो सकता है। देखो एग्जांपल आपको दे रहा हूं, उसमें क्या आता है? सबसे एक कॉमन एग्जांपल है इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर। इस मिक्सचर में क्या होता है? इथाइल अल्कोहल इज अराउंड 95.6% का होता है एंड वाटर अराउंड 4.4%। तब क्या होता है? दिस मिक्सचर विल बी एजोट्रॉप। दिस कंपोजिशन में क्या होगा? मिक्सचर बिकम एजोट्रॉपिक मिक्सचर। अगर आपने पढ़ा होगा प्रिपरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल प्योर इज नॉट पॉसिबल बाय सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्यों? क्योंकि जब अल्कोहल में वाटर पड़ा होता है तो इसको निकालना मुश्किल होता है। अल्कोहल यहाँ पहुंच के, इस पॉइंट पे पहुंच के क्या होता है? अल्कोहल एंड वाटर का मिक्सचर बिकम एजोट्रॉप। अब इसके बाद अगर हम इसको इवापोरेट करते हैं, कंडेंस करते हैं, इवापोरेट करते हैं, कंडेंस करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है। तो ये हमारा ग्राफ कैसे था? सॉल्यूशन नॉन आइडियल, वेपर प्रेशर हाईएस्ट, देन बॉइलिंग पॉइंट इज मिनिमम, सो इट इज आल्सो कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर और मैक्सिमम वेपर प्रेशर मिक्सचर। ये सॉल्यूशन दोनों ग्राफ, ये बॉइलिंग पॉइंट ग्राफ है, T0 and T0 भी बॉइलिंग पॉइंट्स।
और ये आपका वेपर प्रेशर ग्राफ है। हो गया? यस सर। आप लोग बोला ना कंप्लीट करने के बाद है। आई वाज वेटिंग आप लोग से लिख रहे हो पूरा। व्हेन यू कंप्लीट जस्ट से यस सर हो गया, आगे चलिए। ये आपका हुआ। अब आते हैं सेकंड केस में, सॉल्यूशन नॉन आइडियल दिया है एंड नाउ दे हैव नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन तो ग्राफ कैसे आपको मिलेगा, मिटाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, जहां पर हमारा वेपर प्रेशर सबसे कम होता है इस पॉइंट पर, जहां पे क्या है लोएस्ट वेपर प्रेशर एट दिस कंपोजिशन मिक्सचर विल बी एजोट्रॉप। तो अगर आपका वेपर प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इज हाईएस्ट। somewhat like this, T naught A, T naught B, ये हुआ बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ। ये x भी आपका बढ़ेगा इस डायरेक्शन में। आई थिंक कुछ इसमें एक्सप्लेन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। लोअर लाइन इंडिकेट द लिक्विड फेज कंपोजिशन, अपर लाइन इंडिकेट द वेपर फेज कंपोजिशन। एक पॉइंट पहुंचेगा यहाँ पे क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी बिकम इंडिस्टिंग्विशेबल, सेम रहता है। जिस पॉइंट पर मोल फ्रैक्शन ए और बी का सेम हो जाता है उसी पॉइंट पर क्या होता है, मिक्सचर इज एजोट्रॉप। एट दिस पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इज वेपर प्रेशर इज मिनिमम, सो बॉइलिंग पॉइंट इज मैक्सिमम। तो ये आपका सोल्यूशन है। नेगेटिव डेविएशन वाला इसे क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट और मिनिमम वेपर प्रेशर एजोट्रॉप। इट इज कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग और मिनिमम वेपर प्रेशर टाइप मिक्सचर। यहां तक हमारे चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म होता है, आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, इसका सारा इंफॉर्मेशन।
हो गया? तो ये वो टॉपिक आप खत्म करते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बट उसके पहले आपने तो बहुत इजी क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन दिया है को इसमें इसका आंसर क्या दिया है? थर्ड दिया कि इसमें दोनों हो सकता है, लास्ट वाला भी दे सकता है ना। इसमें जो पहला क्वेश्चन था कोलतर वाला था, थर्ड एंड फोर्थ होना चाहिए। क्या आंसर दिया था क्वेश्चन का पहले वाले का? विच आर द फॉलोइंग आर स्यूडो सॉलिड्स? हाँ भाई, आंसर क्या था क्वेश्चन का? रबर तो होता है। और आपका जो सॉलिड आपका जो है ना फोर्थ ऑप्शन है वो भी होना चाहिए था, क्योंकि कोलतार आपका हटा दिया तो बाकी जो बचता है सॉलिड मास बचता है, दैट इज इरेगुलर टाइप स्ट्रक्चर होता है। तो व्हेन द स्ट्रक्चर इरेगुलर टाइप वी कैन कॉल देम स्यूडो सॉलिड्स। ऑप्शन 2 and 3, 2 and 3 तो नहीं होगा। बेरियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट तो दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। नो, हाँ 3 है ना, 3 में तो बता रहा हूँ। 3 में क्या होता है देखो, एक तो रबर होता है। रबर क्या होता है? स्यूडो सॉलिड होता है। आपको याद होगा ना अमॉर्फस सॉलिड में एग्जांपल था रबर का, ग्लास होता है, ये कॉमन एग्जांपल होते हैं। तो when the structures are when we have structure irregular type, then we can call them pseudo solids or amorphous solids, or we call them super cooled liquids. We can also call them super cooled liquids. तो इसका तो information वाला पॉइंट है सिंपली। आपका अगला क्वेश्चन है सोडियम क्रिस्टलाइजिन बीसीसी अरेंजमेंट। बीसीसी अरेंजमेंट विद इंटरफेसियल सेपरेशन ऑफ एज लेंथ दे दिया उन्होंने डायरेक्टली है। इंटरफेसियल के मीनिंग क्या होता है? दो फेस का बीच का डिस्टेंस दे दिया है, तो द डिस्टेंस बिटवीन टू फेसेस कितना होता है? इट इज सेम एज द एज लेंथ। आपका एक हमने ले लिया फेस सेंटर, यहाँ लेते हैं सपोज, एक यहाँ ले लिया फेस सेंटर, तो कितना डिस्टेंस होगा? द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट फेसेस, ऐसे ले लिए तो अच्छा लगेगा आपको। दो फेस लेंगे विच आर अपोजिट, तो कितना डिस्टेंस होगा बिटवीन द फेस सेंटर टू फेस सेंटर? कितना होगा ये? इट इज इक्वल टू सिंपली एज लेंथ, ए के बराबर होगा इसमें। तो अगर हमको दिया है सोडियम का स्ट्रक्चर दिया है, सोडियम का स्ट्रक्चर है बीसीसी, और आपको मिल गया इंटरफेसियल सेपरेशन बिटवीन एटम्स। ओके, बिटवीन एटम्स एट द एज, एटम्स एट द एज दे दिए हैं। एटम्स एट द एज, एज पे तो हाँ कोई नहीं, इसलिए तो एक ही बराबर होगा इसमें। ये आपका हो जाएगा एज लेंथ। तो व्हाट इज डेंसिटी हियर? Z आपका 2 हो जाएगा। मोलर वेट 23 सोडियम का, कितना दिया है एज लेंथ यहाँ पे? 53 पिकोमीटर। एटम्स एट द एज, एटम तो एज पे होता ही नहीं है फिर बीसीसी में। बीसीसी में बॉडी सेंटर होगा, एटम्स एट द एज। एज पे कौन से एटम होते हैं? तो एटम भी बीसीसी में होते हैं। एटम कॉर्नर पे है, तो हाँ कॉर्नर वाले बोलते हैं एज पे। हाँ तो यही होगा ना, सॉरी इसको ले लेंगे इसमें, एटम था ही नहीं यहाँ पे। एटम ऑन द एज तो ई होगा इसमें, तो ई आपका सेम होगा एज लेंथ। एटम ऑन द एज मींस एटम ऑन द कॉर्नर, दे आर कॉर्नर तो एज पे होते हैं। ये आपका डिस्टेंस दिया 53 पिकोमीटर, तो 53 पिकोमीटर का मीनिंग क्या हो जाएगा इसमें? टेक इन सेंटीमीटर, होल क्यूब कर दोगे इनटू एवोगाड्रो नंबर कर दोगे, तो डेंसिटी आपको मिल जाएगा से। एटम ऑन द एज पे कौन से है? एट द एज वी हैव एटम ऑन द कॉर्नर ओनली, दे आर ऑन द एज, तो इनका जो डिस्टेंस कितना होगा वो एक के बराबर लेंगे यहाँ पे। और अगला दिया अपन 1 मोल ऑफ NaCl इज डोप्ड विद 10 to the power minus 3 moles 3 SR
Cl3 the number of cationic vacancies remaining vacant is 10 to power minus 3। ये ठीक आंसर है। देखो होता क्या है, अगर हमने आपको बताया डोपिंग में क्या होता है, ऑन डोपिंग NaCl विद CaCl2 क्या होगा, अलाइन तो कॉमन है, तो क्या बन जाएगा इसमें कुछ कैल्शियम आयन होंगे, रिप्लेस करते हैं सोडियम आयन को, कितना करेगा, when you have 2 sodium ions replace by 1 calcium plus 2 ion because but can they occupy only one position, तो क्या होगा, each calcium ion create one cation vacancy, each calcium ion create one cation vacancy। क्या होता है, कैल्शियम आयन दो साइड खाली करता है चार्ज को बैलेंस करने के लिए, बट क्या होता है खुद में क्या है, इट ऑक्यूपाई वन पोजीशन, तो इट क्रिएट वन कैटायन वैकेंसी। एक पॉइंट हुआ, तो हमारे पास जितने हम ऐड करते हैं कैल्शियम क्लोराइड को उतना ही आपको होगा कैटायन वैकेंसी। फिर अगला लिखा है ईच स्ट्रोंशियम क्लोराइड क्रिएट, कैल्शियम भी स्ट्रोंशियम ले लिया है, एक ही बात है, स्ट्रोंशियम डाइवेलेंट आयंस कोई भी ले लेंगे। तो अगला लिखा है ईच SrCl2 प्रोड्यूस 2 कैटायन वैकेंसी, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ईच स्ट्रोंशियम आयन कैन क्रिएट ओनली 1 कैटायन वैकेंसी, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, हमारा जो रीजन या सेकंड रीजन फॉल्स है और पहला स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। गॉट इट? 4 दिया है। असर्जन इज ट्रू और फॉल्स। 1 मोल ऑफ स्टोन्स, हाँ जी, एक मिनट, 1 मोल ऑफ NaCl is doped with 10 to power minus 3, कि मोल से होना चाहिए था यहाँ पे। नंबर ऑफ कैटायनिक साइट्स रिमेनिंग वैकेंट इज 10 to power minus 3, नहीं ये ट्रू स्टेटमेंट है। आंसर्स का उसका रॉन्ग दिया हो, मोल सी होगा, इसमें मोल सी होना चाहिए। 1 मोल में हमने ऐड किया 10 to power minus 3 मोल्स, जितना आप मोल ऐड करोगे उतना ही कैटायन वैकेंसी बनेगा। नंबर ऑफ कैटायनिक साइट्स रिमेनिंग वैकेंट मींस कैटायन वैकेंसीज, जितना आप मोल ऐड करोगे उतना ही आपका ऐड होगा, ये उतना होगा कैटायन वैकेंसीज। इसका आंसर लगता है रॉन्ग है, ये इसका आंसर आपका 3 होना चाहिए। ये कहाँ से लिखा, हमारा मेटेरियल से क्वेश्चन था क्या? एस्ट्रोजन तो ट्रू है। कैटायनिक साइट्स, कैटायन साइट मींस कैटायन, हाँ वैकेंट तो लिख ही दिया है। वो मोल सकता है आपका, इसका चेंज ही कर लो आंसर, इसको 3 करो इसका आंसर। एस्ट्रोजन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, क्योंकि जितना आप ऐड करोगे स्ट्रोंशियम आयन को उतना ही आपका क्रिएट होगा कैटायन वैकेंसी। तो आपने मोल सेट किया तो 10 to power minus 3 स्ट्रोंशियम क्लोराइड मोल होना चाहिए था, क्वेश्चन में भी मोल लिखा नहीं है। अगर हाँ सॉरी मोल्स अगर है तभी ट्रू होगा, अगर मोल्स नहीं तो फिर फॉल्स हो जाएगा। आप उसको फॉल्स ही नहीं, डोंट चेंज आंसर, लीव इट 4th, बिकॉज यहाँ पे मोल तो लिखा ही नहीं उन्होंने, सिंपल दिया है 10 to power 3 मोल्स, तो उसका कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, इतना कम नंबर वैकेंसी होगा। इफ द राइट मोल्स इतना है तो हम बोल सकते हैं आंसर इतना है, वो 4th रहना उसको है। मोल्स होगा तो ऑप्शन होगा 4th, अगर मोल्स नहीं है तो फिर 4th ऑप्शन नहीं हो पाएगा। तो हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। अभी नया हमारा टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो ये प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? देखिए पहला क्या, दिस प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली मींस these are the properties of solutions, these are the properties
of solutions which are directly proportional to moles of the solute particles. The properties of solutions which are directly proportional to the number of moles of the solute particles, we can call them colligative properties. यहाँ पर क्या होता है, फॉर स्टडी प्रॉपर्टीज हम क्या लेते हैं, सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल. इन द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज वी टेक सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल. और क्या होता है, सॉल्यूशंस आर टेकन डाइल्यूट. सॉल्यूशंस शुड बी डाइल्यूट. डाइल्यूट क्यों लेते हैं, टू इसका रीजन क्या होता है, टू मिनिमाइज सॉल्यूट इंटरेक्शंस. उनका जो इंटरेक्शन है सॉल्यूट इंटरेक्शंस कम करने के लिए. और क्या होता है, द सॉल्यूट पार्टिकल्स शुड नॉट undergo dissociation or association. क्यों? When the solute particles dissociate, then what happens? They produce more number of solute particles. So when number of moles of solute particle increases, property will change. When solute particle undergo association by hydrogen bonding or polymerization reaction, तब क्या होता है, in that kind of case there is decrease in the number of solute particles. When there is decrease in the number of solute particle, property again will change. क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना, properties are directly proportional to number of moles of the solute particles only. नेचर पे नहीं डिपेंड करता है. नेचर की यहाँ पे इस पॉइंट में फर्क पड़ता है, बट इसको हम डिस्कस करेंगे अंडर हेडिंग एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जहां पर हम इंट्रोड्यूस करते हैं वन ऑफ फैक्टर को. अभी हम पढ़ते हैं कि नॉर्मल प्रॉपर्टीज में ये है नॉर्मल प्रॉपर्टीज का कंडीशंस. तो यहाँ पर क्या होता है, चार प्रॉपर्टी पढ़नी हमको है. पहली प्रॉपर्टी होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. अभी पढ़ा ही रहे, स्टार्ट करेंगे. तो वी विल स्टडी फोर प्रॉपर्टीज. कौन सी है, पहला प्रॉपर्टी पढ़ोगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. सेकंड आता है डेल्टा टीवी, इसको बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. थर्ड प्रॉपर्टी होता है डेल्टा टीएफ, इट इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. एंड फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे यहाँ पे पाई. पाई इज सिंबल ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. डोंट वरी, वी विल एक्सप्लेन ऑल द बिट वन बाय वन. कि डेफिनेट मीनिंग क्या होता है ये समझाएंगे अभी सारा. तो पहला आपका समझो मीनिंग क्या होता है. व्हाट इज मीनिंग ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. These are the properties of solutions which are directly proportional to the number of moles of the solute particles, not on nature of solute particles. यहाँ पर condition क्या होता है कि in the study of these properties we should take solute non volatile but soluble होना चाहिए था, non volatile but soluble. और क्या होता है, solution is dilute to minimize the solute interactions. और क्या, solute particles should not undergo dissociation or association. क्यों? Because in both the cases there is change in the number of solute particle, and when number of solute particle changes, the property will change. For that reason ये चार प्रॉपर्टी पढ़नी हमको है. We will study this four properties. पहला प्रॉपर्टीज में हम अभी डिस्कस करेंगे. आई थिंक शाम को ये प्रॉपर्टी भी निपट जाएंगे, देखते हैं. मे बी नेक्स्ट वीक में आपका एक क्लास में ही चैप्टर हो सकता है. क्वेश्चन में एक क्लास और लगेगी है, बिकॉज चैप्टर में क्वेश्चंस आपका इंपॉर्टेंट है. यू गेट वन न्यूमेरिकल एटलीस्ट इन जेईई मेन और नीट बोथ. जेईई मेन में गारंटी नहीं है, बिकॉज आजकल जेईई मेन में क्वेश्चन इतने कम कर दिए हैं कि हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देंगे तो भी सारे चैप्टर कवर नहीं होते हैं. केमिस्ट्री में आपका 11 मिला के अराउंड वी हैव 30 चैप्टर्स और क्वेश्चन मिलने हैं केवल 25. तो 5 चैप्टर तो ऐसे होते हैं बेचारे रहते हैं. But when you give exam of Niger, Iger, KVPY, you will get questions. इस साल सारे बच्चे एग्जाम का फॉर्म भरेंगे, 12th वाले बच्चे सारे KVPY फॉर्म है भाई. अपीयरिंग द एग्जाम ऑफ KVPY आपके लिए अच्छा होता है. बेसिकली देखो, अगर क्वालिफाई करते हो तो आपके लिए अचीवमेंट है. दैट सर्टिफिकेट विल हेल्प यू लॉट इन गेटिंग एडमिशन टू डिफरेंट इवन गुड कॉलेजेस. लाइक
देखिए एक तो आपका मेन तो है ही कि आपका आईआईटी का टारगेट है, मेडिकल का टारगेट है, बट क्या होता है अपार्ट फ्रॉम दैट सम स्टूडेंट हैव इंटरेस्ट इन द प्योर साइंसेस, तो वहाँ पर एक नाइजर आइजर अच्छे ऑप्शंस होते हैं। आईएससी बेंगलोर तो नंबर 1 है रैंकिंग वाइज, फैसिलिटीज वाइज। एनीवे अच्छा रैंक लाओगे, अच्छी पढ़ाई करोगे तो अच्छे रैंक आएंगे, अच्छे रैंक आएंगे तो यू विल हैव चॉइस टू जॉइन एनीवेयर। पढ़ाई अच्छे से नहीं करोगे तो जो बचा खुचा होगा वो मिलता है। चलिए तो हम पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे यहाँ पे कोवैल्यूटिव प्रॉपर्टी में। पहला प्रॉपर्टी है आरएलवीपी। आरएलवीपी का मीनिंग क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लेट्स स्टार्ट द प्रॉपर्टीज। तो इसमें पहला प्रॉपर्टी हमारा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वीपी तो आई थिंक ये आपको होगा ही, वेपर प्रेशर। इन शॉर्ट वी राइट RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपको मैंने ऑलरेडी पॉइंट कहा था, आपको याद होगा कि अगर आपको एक सपोज सॉल्वेंट दिया है, सॉल्यूशन दिया है, मान लो ए और ए का सॉल्यूशन है, लिक्विड है ए हमारा सॉल्वेंट है, हम यहाँ पे बी को ऐड करते हैं। बी कैसा है? एक सॉल्यूट है, और सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल। इसका मीनिंग क्या होता है नॉन वोलेटाइल का? पी नॉट कितना होगा? सॉल्यूट का 0 होगा। व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट इवेपोरेट। तो अगर हम इसको कवर करते हैं भाई जहां तो क्या होगा उसमें ओनली वेपर विल बी कंसिस्टिंग ऑफ ओनली ए, वेपर्स आर ओनली कंसिस्टिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए नॉट बी। इस केस में हम क्या लिखेंगे? फॉर सॉल्यूशन व्हाट कैन बी द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इफ यू अप्लाई द फॉर्मूला था ना जो आपको पढ़ा था राउल्ट्स लॉ में, क्या लिखते हैं? पी टोटल कितना होता है? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अगर उसको अप्लाई करें तो क्या होगा इस केस में? पी नॉट बी तो देखो एक्स भी तो नॉन जीरो है, बट पी नॉट बी जीरो होता है, तो हम क्या लिखेंगे? ये टर्म पूरा जीरो हो जाता है, बिकॉज सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल है। हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट स्ट्रेट अवे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, राइट सिंबल PS सिंबल कितना होगा? इट इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए। और इसको हम और भी लिख सकते हैं फाइनली कि PS कैन बी रिटन एज पी नॉट इंटू एक्स ए। पी नॉट ए इज सेम एज पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्योंकि यहाँ पे एक ही कंपोनेंट वोलेटाइल है, तो नो नीड ऑफ राइटिंग पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। तो यहाँ पे सॉल्वेंट आपका वोलेटाइल होगा, तो पी नॉट ए को हमने लिख दिया पी नॉट। एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सिंपली आप देख सकते हो कि सिंस एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो एक्स ए तो लेस देन 1 होगा ही होगा। व्हेन एक्स ए विल बी लेस देन 1, देन क्या होगा? पी एस विल बी लेस देन पी नॉट। कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन हैव लोअर वेपर प्रेशर। फर्दर आपका जो इक्वेशन दिया है पी एस इक्वल टू पी नॉट, एक्स ए क्या होगा? आई कैन राइट एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, कैन बी राइट, और यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी नॉट बी, पी नॉट इंटू एक्स बी। यहां से हमारे इक्वेशन क्या लिखेंगे? व्हाट इज एक्स बी रिलेशन? तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, फिर राइट विल बी एक्स बी, कैन बी राइट ऑन सिंप्लीफाइंग। इसमें दो टर्म मिलती हैं, एक टर्म आपका है पी नॉट माइनस पी एस, इसको क्या बोलते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसे क्या बोलेंगे? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जो पूरा टर्म है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, इसे हम क्या बोलते हैं? पूरा टर्म पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज पी नॉट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो क्या होगा? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस, और कितना होगा ये? पी नॉट इंटू एक्स बी। और जो पूरा टर्म होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
लिख दिया। यस सर। अब इसको थोड़ा यूज करते हैं किसके लिए, कैलकुलेशन ऑफ मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट यूजिंग दिस प्रॉपर्टी रिलेटेड, बिकॉज इस प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा आता है एप्लीकेशन। इस प्रॉपर्टी का नहीं, सारी क्वालिटी प्रॉपर्टीज में क्या आता है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता भी ऐसा ही है कि आपको सोल्यूशन दे देंगे, इसका इतना वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट का इतना वेपर प्रेशर है, क्वेश्चन पूछते हैं फाइंड द मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। ये काफी कॉमन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, that is MV, from the property relative lowering of vapor pressure. देखो यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है, P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट क्या होता है, इट इज एक्स बी। व्हाट इज एक्स बी, मोल्स, इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी, इट इज मोल्स ऑफ B upon total moles Na plus Nb, can be right? Yes. अब यहाँ पर क्या होता है, for dilute solutions Nb is very less as compared to Na, the number of moles of the solute are very low as compared to moles of solvent, so we can write here Na plus Nb can be taken nearly equal to Na. Since Nb is very less, so Na plus Nb can be nearly same as Na. Got it? तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, then P naught minus Ps upon P naught will be how much? Nearly can be taken Nb upon Na. Nb क्या होता है, moles of solute, that is weight of solute upon molar weight solute. Na क्या होगा, weight of solvent Wa अपॉन मोलर वेट सॉल्वेंट Na। इससे क्या मिल जाएगा आपको, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट वी कैन गेट हियर, बट इट इज अप्रोक्सीमेट बिकॉज वी हैव टेकन दिस पॉइंट। तो यहां पर क्या होता है, Wb क्या बताएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, Mb क्या होगा, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, Wa क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, Ma क्या होगा, मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, Ma क्या होगा, मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, Wa वेट ऑफ सॉल्वेंट। गॉट इट? Yes. बट यहां पर क्या होता है, जो मोलर वेट निकालते हो इट इज अप्रोक्सीमेट, बिकॉज वी हैव टेकन अजम्पशन के सॉल्यूशन डाइल्यूट है। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं होगा तो क्या करोगे, फिर आपको पूरा इक्वेशन लिखना पड़ता है, Wb by Mb by Wa plus Ma plus Wb by Mb। अगर आपका सोल्यूशन डाइल्यूट नहीं होगा तो आपको पूरा इक्वेशन लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। या एक तरीका और होता है, एक तो ये हो गया आपका फॉर्मूला फॉर स्कूल एग्जामिनेशन, ठीक है, फॉर स्कूल एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन यूज दिस फॉर्मूला फॉर बोर्ड्स और स्कूल एग्जामिनेशंस। पूछिए क्वेश्चन स्कूल एग्जामिनेशन टॉपिक क्वेश्चन। अब आते, ये तो हुआ स्कूल एग्जाम के लिए। अब आते हैं, सपोज एंट्रेंस में करना है, हमें रिक्वायर्ड है एक्यूरेट मोलर वेट, तो दिस इक्वेशन कैन मॉडिफाई। हाउ दिस इक्वेशन कैन मॉडिफाई, इसका तरीका होता है मॉडिफिकेशन का। क्या करेंगे मॉडिफिकेशन के लिए, थोड़ा सा डेरिवेशन कर लेंगे फॉर्मूले का। देखो हमारा इक्वेशन क्या है, ये है अल्टरनेटिव अप्रोच, अल्टरनेटिवली P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट कितना होगा, एक्स बी क्या होगा, एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. तो यहां पर क्या करेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, तो क्या लिखोगे, P नॉट
बाई पी नॉट माइनस पी एस, कितना हो जाएगा ये 1 प्लस एन ए अपॉन एन बी कैन बी राइट, और वी कैन राइट पी नॉट बाई पी नॉट माइनस पी एस माइनस 1 इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। इफ यू टेक एलसीएम क्या लिखोगे, पी नॉट माइनस पी एस, तो ये हो जाएगा पी नॉट माइनस करोगे 1 का भी नहीं क्या होगा, पी नॉट माइनस पी एस है ना, इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। ये कितना हो जाएगा, पी नॉट कैंसिल, खाली पी एस प्लस हो जाएगा पी एस, तो पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। ठीक, अब इसमें हम लेंगे फिर से टेकिंग रेसिप्रोकल अगेन, ऑन बोथ साइड्स, तो क्या इक्वेशन आपको आ जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू व्हाट, एन बी अपॉन एन ए। एन बी क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, और पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस कैन बी टेकन हाउ मच, एन बी क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट सॉल्यूट, एन ए क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर वेट सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला सेकंड होगा। यहाँ पे मैंने निकाला मोलर वेट सॉल्यूट का, दिस मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज एक्यूरेट, इट इज एग्जैक्ट मोलर वेट of solute. If you get question in entrance, apply this formula. This formula you can different entrance. कोई भी entrance हो, you can use this. Because इसका फायदा क्या है कि आपने कुछ तो किया नहीं और क्या मिलता है, मोलर वेट सॉल्यूट मिलता है। बट ध्यान रखना, it is not the relative lowering of बेकर प्रेशर फॉर्मूला। ये है आपका, देखो इसमें डिफरेंस केवल एक है, यहाँ पी नॉट है और यहाँ पी एस है, और कोई डिफरेंस नहीं है, सब सेम है। केवल एक डिफरेंस होता है, यहाँ पी एस होता है, यहाँ पी नॉट होता है। इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको नहीं बोलते हैं। ये पूरा एक इक्वेशन है खाली, व्हिच इज ऑब्टेन ऑन मॉडिफिकेशन ऑफ दिस मेन इक्वेशन। एडवांटेज क्या है, इसका जो मोलर वेट था वो था अप्रोक्सीमेट, और यहाँ पर जो मोलर वेट निकालते हो वो होगा एक्यूरेट। गॉट इट? Yes, sir. इसको लिख लिया, लिख रहे हो Yeah. हैं? Sir, बाकी है. हाँ लिख लो, आराम से लिख लो। Yes, sir. Done. इसमें अब हम थोड़ा क्वेश्चन करेंगे। आपका इतना ही फॉर्मूला होता है कैलकुलेशन के पर्पज के लिए। इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, an aqueous solution of glucose has vapor pressure 750 millimeter of mercury at 100 degree Celsius temperature. Then find, फर्स्ट बिट होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, सेकंड बिट होगा मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी।
ऑफ सॉल्यूशन। हो गया आंसर? चलो नहीं सर। हेल्प चाहिए? यस सर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हिंट दिया है, आप अगर हिंट देख पाएंगे तो यहाँ पे दिया है टेम्परेचर, ये दिया है, ये क्या होता है? इट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, है कि नहीं? इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज पी नॉट? सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर होगा। व्हाट इज पी नॉट वैल्यू? 760 मिलीमीटर मरकरी एट द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। प्योर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है? 1 atm लेंगे। अगर आपको बाहर का नहीं दिया प्रेशर कितना है तो इफ द आउटर प्रेशर इज नॉट गिवन ऑफ एटमॉस्फेयर वी टेक प्रेशर 1 atm। तो ये टेम्परेचर आपका हिंट है इस क्वेश्चन के लिए। आपको दिया है टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होता है। इस पॉइंट पर क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होगा 760 मिलीमीटर मरकरी। हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट होगा मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज, है ना कि नहीं?
आपका पी नॉट मिसिंग था, ये दिया है सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर दिया है 750, तो पी नॉट मिल गया। पीएस कितना है 750 दिया है क्वेश्चन ऑलरेडी, तो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, हो गया आंसर 760 माइनस 750 अपॉन 760 कितना हो जाएगा ये xb, मींस कितना होगा xb का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/76, है कि नहीं, एक आंसर। अब सेकंड आंसर क्या होगा, आपको याद होगा मोलैलिटी फॉर्मूला, रिलेशन ऑफ मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन क्या होता है, x2 बाई x1 या xb xa into ma by 1000, ये हमें मिल गया xb का वैल्यू, xa कितना हुआ 1 माइनस xb कर दोगे तो 75/76, है कि नहीं, और यहाँ पे ma कितना है, सॉल्वेंट है वाटर, उसका मोलर वेट है 18, तो सारा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया क्वेश्चन में। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मोलैलिटी, यहाँ पे हमने क्या यूज किया है रिलेशन ऑफ मोलैलिटी विद द मोल फ्रैक्शन, याद है कि नहीं, Yes, sir. बस हो गया क्वेश्चन ये वाला। तो क्वेश्चन में अगर इन्फॉर्मेशन कम दिया है देन थिंक मोर, यहाँ पे आपका हिंट था टेम्परेचर का, अगर आप हिंट को पकड़ पाएंगे टेम्परेचर का तो आराम से क्वेश्चन आपका ये वाला हो जाता, नहीं पकड़ पाए तो कोई बात नहीं, आगे पकड़ने की ट्राई करना। सर हाँ जी, सर एक पी नॉट कैसे लिखेंगे सर, एक बार बता दीजिए। हाँ क्यों नहीं बता देंगे, देखो यहाँ पे आपको दिया है टेम्परेचर, ये टेम्परेचर क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। हाउ वी डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट, डेफिनेशन याद है क्या है बॉइलिंग पॉइंट का, बताओ। It is temperature at which the vapor pressure of liquid become equal to external atmospheric pressure. Temperature where the vapor pressure of liquid become equal to external atmospheric pressure. अगर आपको प्रेशर नहीं दिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं दिया तो क्या लेते हैं प्रेशर को 1 atm, और 1 atm कितना होता है 760 टॉर और 760 मिलीमीटर मरकरी, बुझ लो, यस सर। हो गया। पी नोट मिल गया, फिर तो पीएस दिया है, फिर पी नोट माइनस पीएस बाई पी नोट इज मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट, एक बार निकाला मोल फ्रैक्शन, फिर रिलेशन बताया मोल फ्रैक्शन का मोलैलिटी से कि मोलैलिटी कितना होता है, दिस वे वी कैन फाइंड आंसर ऑफ द क्वेश्चन। समझ में आया भी नहीं आया, अगला क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर 1 मोलर aqueous urea solution. Find the lowering of vapor pressure for 1 molar of aqueous urea solution. करो, ट्राई करो, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा अभी। इवनिंग टाइम सेम है 4:30 to 6, सॉरी 4:30 बोल रहा हूँ, 6:30 to 8।
आंसर। देखो लोअरिंग का मीनिंग क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट लिखोगे, ये आपका हुआ एक्स बी। तो लोअरिंग का मीनिंग क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस को होता है लोअरिंग, एक्स बी इंटू पी टोटल पी नॉट होना पड़ेगा। ये पूरा टर्म होता है रिलेटिव लोअरिंग, और खाली इतना पोर्शन होता है रिलेट, इतना होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हमारा पी नॉट कितना होगा, अच्छा ये आपको मिसिंग है, पी नॉट मिसिंग था क्वेश्चन में। लिख लेते हैं, आपको पी नॉट आपको दे देते हैं, पी नॉट आपको सपोज दिया है क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, चलिए इसलिए लेते हैं सेम टाइप क्वेश्चन लेते हैं एट दिस टेम्परेचर। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, पी नॉट आपका फिर से होगा 760, हमें निकालना है एक्स बी का वैल्यू। अगर एक्स बी निकल जाएगा तो एक्स बी इंटू पी नॉट इज आंसर। तो एक्स बी कैसे निकालोगे, आपको दिया है मोलैलिटी दिया है 1, तो मोलैलिटी क्या करेंगे, एक्स बी व्हाट इज एक्स ए 1 माइनस एक्स बी कर दोगे, इंटू कर लोगे एम ए इंटू 1000। एम ए क्या होगा, एक्वा सॉल्वेंट सॉल्यूशन है, तो एम ए 18 होगा। मोलैलिटी 1 दिया है क्वेश्चन में, मोलैलिटी 1 दिया है, मोलर वेट पता है, एक्स बी निकल पाएगा यहाँ से, एक ही अननोन है एक्स बी। यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बी 1, कितना है एक्स बी का वैल्यू 1018। नहीं तो यार देखो एक तरीका और भी इसमें होता है मोलैलिटी निकालने का, इतना हम टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। देखो इसमें एक तरीका और भी है, अगर आपको मोलैलिटी दिया है मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, 1 मोलर का मीनिंग क्या होता है, 1 मोल सॉल्यूट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट, यही तो ना। सॉल्वेंट आपका वाटर से ले लेते हैं, 1 मोलर एक्वस का मीनिंग होगा वाटर सॉल्वेंट होगा, तो इसका मोलैलिटी का मीनिंग क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1। तो हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन कितना है सॉल्यूट का, डायरेक्ट निकाल सकते हो 1 मोल अपॉन 1 प्लस 1000/18 कर लो, डायरेक्ट हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। हमें कुछ कैलकुलेशन करने को पड़ेगा इसमें। ये होता है 55.55, तो कितना हो जाएगा 1/56.55, ये ना 1000/18 कितना होता है 55.55, इसको याद कर थी, तो प्लस 1 करने से क्या होगा, इतना होगा, ये एक्स भी निकल गया, डायरेक्ट निकल जाएगा यहाँ से एक्स बी इंटू पी नॉट, देन विल बी योर आंसर। क्लियर हुआ। तो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे क्वेश्चन कर सकते हो वाला। तो आज की सेवा समाप्त है, इसको लिख लीजिए।